चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसका ओवरव्यू देख लेते पहले कि इस चैप्टर में पूरे में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डेमोक्रेसी क्या है ये पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर में एक सिंपल डेफिनेशन हमें पता चलेगी डेमोक्रेसी की। मेन एम क्या है चैप्टर का? मेन एम ये है कि स्टूडेंट्स जो 9th क्लास के वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन डेमोक्रेटिक कंट्री है और कौन नहीं है, क्या बेसिक फीचर्स है डेमोक्रेसी के। एक ओवरव्यू चैप्टर का पहले तो यही है। और इस चैप्टर में एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाएगा और बताया जाएगा उसका जवाब। वो ये है कि डेमोक्रेसी क्यों, मतलब हम अगर देखें ओवरऑल वर्ल्ड में तो ज़्यादातर कंट्री डेमोक्रेटिक है या फिर ज़्यादातर कंट्री प्रिटेंड करती है टू बी डेमोक्रेटिक, चाहते हैं सारी कंट्री कि वो डेमोक्रेटिक कहलाए। क्यों क्यों डेमोक्रेसी को इतना प्रेस किया जाता है, क्यों डेमोक्रेसी को एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं? ये सारे सवाल आते ही होंगे बचपन से हमारे माइंड्स में, उसका जवाब हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले डेफिनेशन से कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी क्या है अगर हम डेफिनेशन से देखें तो हर एनसीईआरटी बुक में डिस्कशन होते हैं और कोई एग्जांपल से समझाया जाता है। तो इसमें भी डिस्कशन चल रहा है स्कूल में। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें मीनिंग क्यों समझनी चाहिए, ये क्यों नहीं समझना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पूरी डिस्कशन में बात निकल के आई वो एक डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दी थी डेमोक्रेसी, जो कि है डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एक स्टूडेंट ने बताया डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये सबसे फेमस डेफिनेशन में से एक है। टीचर कहते हैं कि बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, लेकिन क्योंकि ये फेमस है, क्योंकि एक ऐसे इंसान ने बोली है ये डेफिनेशन जो कि फेमस है, जो कि प्रेसिडेंट रह चुका है, तो हम एज इट इज़ चीज़ों को नहीं लेते। तो हमें खुद से ही उस डेफिनेशन तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, किसी बच्चे ने जो कि इम्पोर्टेंट बात कही है वो ये कि हम क्यों ना ये जो वर्ड जहाँ से आया है, जो इसका ओरिजिन है वही मतलब मीनिंग हम मान के चलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इस ये वर्ड कहाँ से आया है? तो ये वर्ड आया है, डेमोक्रेसी वर्ड जो आया है वो ग्रीक से आया है। इसमें इसका मतलब दो वर्ड से मिलके बना है, एक डेमोस और एक क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल। इसका मतलब पूरा अगर हम ओवरऑल देखें तो डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल। तो हम क्यों नहीं इसी मीनिंग को लेके चलते हैं और इसी मीनिंग को मान लेते हैं। तो टीचर बहुत अच्छा आर्गूमेंट ये देती है कि समय के साथ साथ जो वर्ड है तो उसकी मीनिंग चेंज होती रहती है। इसमें जो एग्जांपल दिया है वो कैलकुलेटर का कंप्यूटर का दिया है। एक एग्जांपल जो रेलेवेंट है आज के समय में वो ये धर्म है। धर्म जो वर्ड है वो एंशियंट टाइम में, एंशियंट इंडिया में बहुत अलग तरीके से यूज़ किया जाता था। उसका मतलब रिलीजन नहीं होता था, लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में उसका मतलब रिलीजन से जोड़ा जाता है। तो कैसे टाइम के साथ वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं उसके ओरिजिन से। तो इसीलिए हमें खुद ही डेफिनेशन तक पहुंचना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि डेमोक्रेसी की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है। नॉर्मल डेफिनेशन तो ये है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग अपने रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं, वही डेमोक्रेसी है। वेरी गुड, इससे हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया कि डेमोक्रेसी क्या है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम सेपरेट कर पाएंगे डेमोक्रेटिक कंट्री को और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को। लेकिन क्या ये एडिक्वेट डेफिनेशन है? कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। पर इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि जिस जगह भी लोगों के पास वो पावर ना हो कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर दे, वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे आर्मी रूल है, तो वो तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो एक हमें आइडिया मिल गया, चलो ये नहीं है। नीति का कॉन्सेप्ट हम पूरे चैप्टर में करेंगे कि ये भी नहीं है डेमोक्रेसी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जो लास्ट में निकलेगा वो है डेमोक्रेसी। वैसे फ़िल्टर आउट कर देंगे। तो पर हाँ, इससे ये आइडिया मिल गया हमें, हाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इससे ये आइडिया मिल गया हमें। तो ये डेमोक्रेसी, ये जो पूरी डेफिनेशन है वो गलत है, क्योंकि हर जगह जहाँ इलेक्शन होते हैं उस जगह को हम डेमोक्रेटिक या उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। देखते हैं क्यों।
इसलिए हमें ना थोड़ी और ब्रॉडर डेफिनेशन, थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन चाहिए। उसके लिए हम एग्जांपल्स लेंगे। हर हर फीचर्स के एक एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जांपल है। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें रूलर जानने, इलेक्शन क्या होता है वो जानना है, इलेक्शन कौन इलेक्शन पार्टिसिपेट हो सकता है, कैसे कंडक्ट होगा, पीपल कौन होगा, कौन वोट देगा, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारे क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले हर फीचर के लिए एक एग्जांपल दिया। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेमोक्रेसी वो है जिसमें लोग वोट दे और अपने रूलर को इलेक्ट करें, पर वो जो रूलर उन्होंने इलेक्ट किया है उसी के पास पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। ऐसे नहीं कि लोगों ने तो इलेक्ट कर दिया अपना रूलर, लेकिन पावर का यूज़ कोई और कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कोई किसी और के हाथ में है, डिसीजन मेकिंग पावर। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जिन्होंने 1999 में आर्मी रूल ले आए थे पाकिस्तान में, और उसके बाद नाम के लिए रेफरेंडम करवाया, नाम के लिए असेंबलीज़ इलेक्ट करवाई, लेकिन उस असेंबली के पास पावर नहीं थी, पावर आर्मी के पास ही थी, या कहे तो परवेज़ मुशर्रफ के पास ही थी। तो इससे हमें पहला फीचर तो मिल जाता है कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा उन्हीं के पास रहनी चाहिए जो लोग इलेक्ट होके आए हैं और जिन्हें इलेक्ट किया है फ्री और फेयर तरीके से पीपल ने। फ्री और फेयर का अगला फीचर है। तो ये तो पहला फीचर हो गया और इसका एग्जांपल है पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एग्जांपल। सेकंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या होता है? एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दो लोगों को ना रेस लगानी है। अब रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग तो होगा नहीं कि एक को 100 मीटर आगे से हम दौड़वाएंगे और दूसरे को 100 मीटर पीछे से, फिर इसे हम कहेंगे अनफेयर हो गया है। ऐसे ही इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए। एग्जांपल में इसमें चाइना का एग्जांपल लिया है कि चाइना में इलेक्शन होते हैं 5 साल में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाइना में एक ही पार्टी है, उसी पार्टी में से इलेक्ट होते रहते हैं। तो ये तो फ्री और फेयर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो रूलिंग पार्टी है वही पावर में रहेगी, चाहे इलेक्शन हो चाहे ना। तो फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके भी चांसेस होने चाहिए हारने के, और जो रूलिंग पार्टी नहीं है, जो अपोजिशन है, उसके चांसेस होने चाहिए जीतने के। फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए, मतलब तरीका भी पूरा फेयर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इलेक्शन करा दिया वेरी गुड, लेकिन इलेक्शन में एडवांटेज उसी को मिली जो अभी रूलिंग में, जो अभी जिसके पास पावर है। तो डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए और उसके भी फेयर चांस होने चाहिए हारने के जो करेंटली पावर में है, मतलब रूलिंग पार्टी। तो ये सेकंड फीचर था और इसका एग्जांपल है चाइना। तीसरा, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्री में सारे लोगों के पास पावर नहीं है वोट देने का, सारे लोगों के पास राइट नहीं है वोट देने का। एग्जांपल में सऊदी अरेबिया लिखा है, जिसमें 2015 तक, 2015 तक वुमेन को कोई भी राइट नहीं था वोट देने का, लेकिन उसके बाद तो आ गया। लेकिन हाँ, उससे पहले तक हम मान सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि सब लोगों को राइट नहीं है वोट देने का। इंडिया में तो सबको अडल्ट सिटीजन, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज 18+, पहले 1989 में ये था 21, लेकिन अब ये 18 हो गया। तो हाँ, कुल मिला के बात ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर, मतलब सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि वोट दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते। तो सबको वोट देने का एक राइट होना चाहिए और सबकी वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान की वोट की वैल्यू तो 100 है और एक इंसान की 1 है, इट्स नॉट फेयर। तो अब आ जाते हैं तीसरे मेन फीचर पे, जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। चलो सपोज़ करो हमने एक बहुत, अब ये 2 फीचर से हमने एक गवर्नमेंट इलेक्ट कर दी। 2 फीचर थे या 3 थे, देखते हैं। 3 फीचर से इलेक्ट कर दिया। पहला फीचर ये है कि हमने जो लोगों को इलेक्ट किया उन्हीं के पास पावर है, बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, वो इलेक्ट जिस तरीके से हुए वो भी फ्री और फेयर है, बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा, सभी लोगों के पास राइट टू वोट था, उन्होंने ही इलेक्ट करवाया, बहुत अच्छा। ये 3 फीचर फुलफिल हो गए। पर जो अब हमने जो गवर्नमेंट इलेक्ट की वो अथॉरिटेरियन बन गई, वो मिसयूज़ करने लगी अपनी पावर का, वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करने लगी, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ज़ीरो है, वो सिटीज़न के राइट्स का कोई भी वैल्यू नहीं कर रही। तो ऐसे में भी डेमोक्रेटिक कंट्री हम उसे नहीं कह सकते।
तो लास्ट में एक फीचर निकल के आता है जो कि है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके अंडर, उनकी एक लिमिट है, उनके पास अथॉरिटेरियन पावर नहीं है, सब सारी पावर नहीं है उनके पास भी एक लिमिटेड पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट की है उनके लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। और दूसरा, वो सिटीज़न के राइट की पूरी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि कल को सिटीज़न का मन किया कि प्रोटेस्ट करना है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उन्होंने हमें चलो जेल में चलो, ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। तो समरी देख लेते हैं। समरी 4 फीचर हमने देखे कि पहले जो रूलर इलेक्ट करेंगे लोग, उन्हीं के पास पावर रहेगी डिसीजन मेकिंग की। दूसरा दूसरा ये है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री और फेयर तरीके से होंगे, जिसमें जो रूलिंग पार्टी है उसके भी हारने के चांस रहेंगे, और जो अपोजिशन पार्टी है उसके जीतने के चांस रहेंगे। मतलब कंपटीशन जो कराएंगे हम बहुत ही फ्री और फेयर तरीके से कराएंगे, जो लोगों को भाएगा वो जीत जाएगा। तीसरा ये है कि अब चलो इलेक्शन तो कराएंगे फ्री और फेयर तरीके से, पर इलेक्शन में जो लोग वोट देंगे वो भी एक सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी होगी वोट देने की। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, और सिटीज़न के राइट्स को वो वायलेट नहीं करेंगे, एक तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। तो अब आ जाते हैं, ये तो समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है। लास्ट में इस पूरी वीडियो के एक मैं पूरे चैप्टर को समराइज़ कर दूँगा। वाई डेमोक्रेसी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेमोक्रेसी क्या है पता चल गया, ठीक है, पर डेमोक्रेसी के अलावा भी 70 फॉर्म की और गवर्नमेंट है। 70 तो नहीं, पर है 5-6 फॉर्म की और गवर्नमेंट है। मोनार्की है, ओलिगार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, बहुत अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट है। बहुत लोग तो डेमोक्रेसी को बहुत ही बेकार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मानते, फिर भी आज के टाइम पे सारे देशों में क्यों डेमोक्रेसी को इतना पसंद किया जाता है और प्रेफर किया जाता है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ऊपर, तो देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मेरिट डिमेरिट, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले वही क्लास डिस्कशन का एग्जांपल है। तो इसमें बच्चों का क्रक्स बता देता हूँ। तो बच्चे वही पूछते कि क्यों डेमोक्रेसी हम फॉलो करें, डेमोक्रेसी तो इतना टाइम टेकिंग है और बहुत सारे उसके डीमेरिट्स गिनाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप तो बहुत अच्छी, डिक्टेटरशिप तो बहुत ही अच्छी हो अगर कोई ढंग का इंसान डिक्टेटर बने, क्योंकि डिक्टेटरशिप में सारी पावर उसके पास रहेगी, कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और वो जल्दी जल्दी सब चीज़ कर देगा, है ना। तो टीचर बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि डिक्टेटरशिप की जो आप बात कर रहे हो वो आप आइडियल डिक्टेटरशिप पे चले गए। असली में ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं होती। असली में हमने डिक्टेटरशिप के जो एग्जांपल देखे हैं वो देखे हैं कि डिक्टेटरशिप हमेशा अथॉरिटेरियन बन जाती है, टोटलिटेरियन बन जाती है। अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन मतलब जो डिक्टेटर होता है वो ही सब पावर को अपने हाथों में ले लेता है और उसका मिसयूज़ करने लगता है। हिटलर का एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो कोई भी डिक्टेटरशिप अभी तक तो अच्छी नहीं है। तो अब आइडियल डिक्टेटरशिप से नॉर्मल डेमोक्रेसी को कंपेयर नहीं करो। रियल डेमोक्रेसी और आइडियल डिक्टेटरशिप को कंपेयर करना फेयर नहीं है। ऐसे तो हम आइडियल डेमोक्रेसी को अगर आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर करने बैठे तो आइडियल डेमोक्रेसी जीत जाएगी। तो इसीलिए हमें जो है रियल को देखना चाहिए। और हम एग्जांपल दे सकते हैं, सारी डिक्टेटरशिप बेकार रही है मेजॉरिटी। तो अब जो है फिर हम देखते हैं कि आर्गुमेंट क्या है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में और आर्गुमेंट क्या है डेमोक्रेसी के फेवर में। तो अगेंस्ट में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब कि लीडर चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, 5 साल में फिर इलेक्शन होगा, फिर नया रूलर आएगा, फिर कोई पीएम बनेगा, फिर अगला कोई पीएम बनेगा 5 साल में, तब अगला पीएम सीएम, ये सब बदलती रहती है, गवर्नमेंट बदलती रहती है। तो इससे इंस्टेबिलिटी हो जाती है। पिछले इंस्टेबिलिटी मतलब अगर एक ही के पास पावर रहे तो वो कंटिन्यूटी रहे कि वो कंटिन्यू कर पाए अपनी पॉलिसी और बहुत सारे जो उसके आइडियाज़ है वो कर पाए। लेकिन इससे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी कि बार बार इलेक्शन हो रहा है और बार बार लीडर चेंज हो रहे हैं। सेकेंड, सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन करें। आपने भी सोचा होगा बहुत लोग डेमोक्रेसी या फिर पॉलिटिक्स जब बोलते तो ये बोलते कि पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए बस लोग कम्पीट करते रहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, पावर का बहुत यूज़ होता है, पावर प्ले का गेम है। पावर प्ले मतलब जिसके पास पावर वो जीत जाएगा, जिसके पास पैसे वो जीत जाएगा। कोई मोरालिटी नहीं है, कोई सही गलत नहीं है कि नहीं यार
हमें जो है फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन कराना नहीं। डेमोक्रेसी में असली में अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये ज़्यादा होता है कि पैसे, जीत और लोगों को पैसे दे के वोट लेना खुद के लिए, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो डेमोक्रेसी इसलिए भी ख़राब है। तो और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पता ही नहीं है इलेक्टेड रूलर्स को, इलेक्टेड लीडर्स को, कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो इससे वो गलत डिसीजन लेते हैं, और कई बार वो डिसीजन लोगों को सोच कर भी नहीं लेते, वो अपने फ़ायदे के लिए लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो करप्शन होता है इससे, और करप्शन होता है तो वही ये ब्लैक मनी और बहुत सारी चीज़ें जो कि दिक्कत होती हैं, और लोगों को पता ही नहीं रहता लोगों के लिए सही क्या है, तो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते। सबसे मेन आर्गूमेंट जो कि प्लेटो ने भी दिया था और भी बहुत सारे थिंकर्स ने दिया है कि जो डेमोक्रेसी में जो लोगों के पास पावर है वोट देने का, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लोग अच्छे हो तो, और लोगों के पास उतनी समझ नहीं है कि वो किसे इलेक्ट करें, इसलिए वो इलेक्ट हमेशा ख़राब इंसान को कर देंगे, और ख़राब इंसान को इलेक्ट करने के बाद डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो ख़राब इंसान के पास चली जाएगी, और डिसीजन ऑफ कोर्स ख़राब ही आएगा। तो ये है डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ आर्गुमेंट। और तो सबसे पहले तो हम एक बात समझ लेते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी को हम बिल्कुल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह रहे, मैजिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह रहे कि वो आएगी, वो मैजिक करेगी और सारी प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व कर देगी। नो, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पॉवर्टी नहीं है, वहाँ क्राइम नहीं होते, वहाँ कोई भी सीवियर इनइक्वालिटी नहीं है, या फिर और भी चीज़ें एकदम सब बढ़िया है, ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी कोई भी मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। एट द एंड पावर लोगों के पास रहेगी, डेमोक्रेसी यही बोलती है। तो ये कोई गारंटी नहीं देती कि डिसीजन हमेशा गुड होंगे। लोग गलती कर सकते हैं, लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं, और वही तय करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसी रहेगी, वही तय करेंगे कि लीडरशिप कैसी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के पास एट द एंड पावर है। कभी कभी ख़राब हो जाता है डिसीजन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से हमें मतलब डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गुमेंट देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, मैजिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि एकदम से आएगी सब सही कर देगी, एकदम सारे लोग सुखी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्लियर करने के बाद अब डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गुमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है बुक में, वो ये है कि चाइना में 1958 से 61 तक एक बहुत ही सीवियर फेमाइन आया था, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। उस समय इंडिया की भी कुछ अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी, चाइना के बराबर ही थी एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि दोनों साथ लगभग आज़ाद हुए थे। इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अगर चाइना में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती, वहाँ की प्रेस पे फ्रीडम होती, तो वहाँ शायद फेमाइन नहीं आता। इंडिया में क्यों नहीं आया फेमाइन? उसका एक रीज़न ये था कि इंडिया में डेमोक्रेसी थी, और इंडिया की गवर्नमेंट फूड स्कार्सिटी को लेकर, फूड की कमी को लेकर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए वो अच्छे से उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। तो इससे हमें फीचर मिलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्गुमेंट मिलता है डेमोक्रेसी के फेवर में। वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए होती है क्योंकि वो अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल के मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब कि जवाबदेही होती है लोगों की, लोगों को जवाब देना है, लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है, जो आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के फेवर में, वो यही है। दूसरा, क्यों डेमोक्रेसी अच्छा है और क्यों लोग उसे फेवर करते हैं, और क्यों इतना पॉपुलर है डेमोक्रेसी का वर्ड ही, और क्यों लोग उसे अपनी कंट्री को चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक बोला जाए। इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पर कैसे करता है देखते हैं। इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो डिस्कशन से लिया जाता है, वो मीटिंग से लिया जाता है, वो कंसल्टेशन से लिया जाता है, वो ओवरनाइट नहीं लिया जाता। जैसे अनडेमोक्रेटिक कंट्री में होता है कि ओवरनाइट डिसीजन ले लिया, 4 लोगों से पूछ के ले लिया, कुछ जिसके पास पावर थी, जिस रूलर के पास, उससे पूछा और उसने ही ले लिया। ऐसा नहीं होता, इधर डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है, बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है। तो इससे बहुत एडवांटेज होता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, डिसीजन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत लोगों का टाइम लगा है।
तीसरा फीचर या तीसरे आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में इससे ही मिलता जुलता है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग रिलीजन है। ऐसे में डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जो सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल हो, किसी को भी उससे हार्म ना पहुँचे। तो ये तभी हो पाएगा जब डिस्कशन होगा, जब डेलिब्रेशन होगा, जब कंसल्टेशन होगी। और इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा है उन जगहों के लिए जहाँ डाइवर्सिटी है। ओवरऑल तो सबके लिए डेमोक्रेसी अच्छा है, क्योंकि डाइवर्सिटी एट द एंड तो सब जगह हो ही जाती है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो ही जाता है। चौथा आर्गुमेंट ये है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, हमने तीनों आर्गुमेंट में ये देखा कि डेमोक्रेसी कैसे गवर्नमेंट के लिए अच्छी है। अभी इसे थोड़ा डिटेल में इस वाले को देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन आर्गुमेंट इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट को बताते हैं। डेमोक्रेसी का इफेक्ट गवर्नमेंट की क्वालिटी को कैसे इन्हेंस कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी का सबसे मेजर आर्गुमेंट उसके फेवर में ये है कि डेमोक्रेसी सिटीज़न के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इन्हेंस करता है डिग्निटी ऑफ द सिटीज़न। डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? डेमोक्रेसी बेस्ड ही इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे है कि सब लोग इक्वल हैं, सब लोगों पे फ्रीडम है, सब लोगों पे राइट है वोट देने का। तो डेमोक्रेसी सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नहीं है। डेमोक्रेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को एक डिग्निटी देने के लिए, लोगों को एक इक्वालिटी और राइट देने के लिए। तो ये है चौथा आर्गुमेंट। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो डेमोक्रेसी इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक और आर्गुमेंट इसके फेवर में एक और ये है कि डेमोक्रेसी में, अब क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला, गलती कर सकते हैं, गलत डिसीजन लेके गलत रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो मौका होता है कि हम अपनी गलती दोबारा रिपीट ना करें, उसे सही कर दें, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट होते रहते हैं बार बार। तो यही था डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गुमेंट। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में सिंपल बात यह है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोग जो हैं वो अपना रूलर चुन सकते हैं, लोग अपना रूलर चुन सकते हैं। लेकिन इंडिया में सपोज देखो 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोग कैसे चुनेंगे अपना लीडर? रिप्रेजेंटेशन से। लोग अपना लीडर चुनते हैं, लोग डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं करते, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के डिसीजन मेकिंग करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं इसे हम, और ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही फॉलो होता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो हमने डेमोक्रेसी का ओवरऑल व्यू ले लिया, लेकिन कहीं भी आइडियल डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो इसीलिए हमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में एक डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा, माना कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी का हम वर्ड का मीनिंग देखते हैं, गवर्नमेंट और डिसीजन मेकिंग इन सबको हटा के। तो डेमोक्रेसी का जो वर्ड का बेसिक मीनिंग यही है कि डेमोक्रेटिक तरीके का मतलब यही है कि कंसल्टेशन उसमें इन्वॉल्व हो, कंसेंट उसमें इन्वॉल्व हो, और सब लोगों पे जिनके लिए डिसीजन लिया जा रहा है उन लोगों के पास एक राइट हो कि वो भी कैसा डिसीजन ले, उस पर कुछ बोल सकते हैं, या फिर वो अपनी राय दे सकते हैं, या फिर उनके पास पावर हो उस डिसीजन को शेप करने का। इसलिए डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल बहुत सारी जगह लग सकता है। सपोज़ कि ये फैमिली बहुत डेमोक्रेटिक है, मतलब इस फैमिली में जो भी डिसीजन होते हैं वो सबकी राय से होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इंसान सबके लिए फैसले ले लेगा। तो ये है, तो डेमोक्रेसी ओवरऑल तो यही है। फिर भी क्लास 9th के हिसाब से ही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई गई है। आगे हम देखेंगे डेमोक्रेसी और भी नए नए तरीके से आपको समझाई जाएगी। डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस की जाती है अलग अलग कंट्री में, वो समझाया जाएगा। डेमोक्रेसी कैसे आई मॉडर्न टाइम में, ये समझाया जाएगा। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और भी समझाई जाएगी। डिक्टेटरशिप क्यों बुरी है, मोनार्की क्या होती है, ओलिगार्की क्या होती है, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब एक समराइज़ कर देते हैं इस पूरे चैप्टर को। तो चैप्टर की समरी में यही है कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके फीचर क्या है, डेमोक्रेसी क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों चाहते हैं लोग कि डेमोक्रेसी रहे उनकी कंट्री में, और क्यों डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें तो।
लिमिटेशन भी है, फिर कुछ डेमोक्रेसी की क्रिटिसिज्म भी है कुछ डेमोक्रेसी, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो ये, सबसे पहले तो यही कि ओरिजिन जो है इसका वो ग्रीक से हुआ है, और उसमें डेमोस मतलब पीपल था और क्रेटिया मतलब रूल था। तो हम कह सकते हैं रूल बाय द पीपल, इस पूरे वर्ड का मतलब ये है। अब्राहम लिंकन ने भी एक डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की, जो कि है कि डेमोक्रेसी बाय गवर्नमेंट बाय ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बहुत फेमस डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ये डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स भी हमने पढ़े थे। सबसे पहला फीचर ये था कि सारे डिसीजन जो है वो इलेक्टेड लीडर्स थे। इसका एग्जांपल हमने देखा था कि चाइना और पाकिस्तान में कैसे जो लोग इलेक्ट होके गए थे उनके पास पावर ही नहीं डिसीजन लेने की, तो ये हम डेमोक्रेटिक तरीका तो नहीं कह सकते। दूसरा, इलेक्शन फ्री और फेयर, जो लोग चुने गए हैं वो फ्री और फेयर तरीके से चुने जाने चाहिए। फ्री और फेयर तरीके से मतलब कि जो अभी रूलिंग पार्टी है उनका भी चांस होना चाहिए हारने का, और जो अपोजिशन है या फिर जो पार्टी है जो पावर में नहीं है उनका एक जीतने का चांस होना चाहिए। जो तरीका प्रोसीजर होना चाहिए इलेक्शन का वो फ्री और फेयर होना चाहिए। थर्ड ये था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए। बहुत जगह जो है वुमेन को राइट नहीं था वोट देने का, बहुत जगह सारे मेन को राइट नहीं था वोट देने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे अडल्ट सिटीज़न को राइट होना चाहिए वोट देने का, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबकी वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये सब अगर कंडीशन जो शुरू के ऊपर की 3 पढ़ी हमने वो फुलफिल भी हो गई और चौथी नहीं हुई तो दिक्कत है। चौथा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो सिटीज़न के राइट्स का तो उन्हें रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। दूसरा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पावर में आ गए तो वो अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ करें, मिसयूज़ करें पावर का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वर्किंग डेफिनेशन तो यही है कि एक डेमोक्रेसी ये है जिसमें ये चारों फीचर। तब हमने देखा था डेमोक्रेसी क्यों, तो उसके लिए हमने मेरिट्स देखे थे। सबसे पहले अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब रूलर जो है वो आंसरेबल होंगे लोगों को, लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोग उन्हें हटा भी सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, और डेमोक्रेसी का बहुत अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी में, इसलिए ये उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, इससे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि लोग डिस्कशन, मीटिंग, कंसल्टेशन से और डिबेट से उस डिसीज़न पे पहुंचते हैं। तो वो जो डिसीज़न आता है वो ऐसा आता है जो किसी के लिए भी बेकार नहीं होता, किसी को भी उससे हार्म नहीं होता। चौथा भी इसके आसपास है कि रिड्यूस चांसेस ऑफ बैड डिसीजन, मतलब कलेक्टिव डिसीजन जो है हम कंपेयर करें तो सिंगल पर्सन के डिसीजन से तो बेटर ही रहता है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अभी तक हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट अच्छी बनाती है, वेरी गुड, लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए। डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए और सिटीजन्स ही डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। सिटीजन्स ही डेमोक्रेसी है, मैं तो कहता हूँ सिटीजन्स ही डिसाइड करेंगे कौन बनेगा रूलर। सिटीजन्स ही डेमोक्रेसी को अच्छा या बुरा बनाने में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उन्हीं का रोल है। पाँचवा, चलो गलती कर भी दी लोगों ने, करते ही है, कर सकते हैं, गलती के ही पुतले हैं, तो वो अपनी गलती को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल में इलेक्शन होते हैं इंडिया में, और भी कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम पीरियड में इलेक्शन होते रहते हैं। क्रिटिसिज्म भी है कुछ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का कि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो इंस्टेबिलिटी आती है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है। डिक्टेटरशिप में तो डिसीजन मेकिंग आज सोचा आज ही बन गया लोग। तीसरा कि लीडर्स जो हैं प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल, मतलब इलेक्शन जीत जाए बस उसके लिए वो पावर का यूज़ करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं, मोरालिटी तो रहती नहीं है, सही गलत सोचते ही नहीं है। चौथा, इससे करप्शन बढ़ता है, मिसयूज़ ऑफ मनी होती है, मसल पावर बहुत कम उसका मिसयूज़ होता है। ऑर्डिनरी सिटीज़न के पास कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो गलत रूलर को इलेक्ट कर देते हैं, और गलत रूलर को इलेक्ट किया तो गलत डिस्कशन होगा। तो यही था इसका एक समराइज वर्जन पूरे चैप्टर का, और थैंक यू।